सतीश जी, आप इसको कैसे किस नजर से देखते हैं? क्या ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई इजराइल के साथ ज्यादा दूर तक जाना मुश्किल होगा? मुझे लगता है कि ट्रंप को समझ कुछ आता नहीं है, लेकिन उसके अपने लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों को लेकर काम करते हैं ट्रंप। और उनके जो लक्ष्य थे, दो चीजें मान लीजिए। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी वॉशिंगटन में नहीं, वो तेल अवीव और जेरूसलम में तय होती है। और अमेरिका कांग्रेस के ऊपर जितना जितना हक और जितना प्रभुत्व इजराइल का है, उतना किसी पार्टी का नहीं है, ना डेमोक्रेट्स का है ना रिपब्लिकन्स का है। तो जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो अमेरिका ने अपना दिमाग गिरवी रखा है तेल अवीव जेरूसलम को। इस बात को हम थोड़ा घुमा कह सकते हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि पिछले 80 सालों से अगर अमेरिका कहे कि तुम दक्षिण जाओ और इजराइल के तुम उत्तर जाओ, तो अमेरिका 100% मामलों में उत्तर जाएगा। आप देखिए अमेरिका के कितने सेनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने कहा है कि मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मुझे इजराइल के लिए काम करना है। टेड क्रूज, लिंडसी ग्राहम और कई और वो क्या कहते हैं, ये फेटरमैन और कई सारे ऐसे हैं जो साफ साफ कहते हैं, बाकी लोग साफ साफ नहीं कहते। जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो आदमी बनेगा शायद स्पीकर नवंबर में या जनवरी में, हकीम जेफरीज, वो भी इजराइल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। उसकी पार्टी कहती है कि वो नहीं बोल सकता, क्योंकि सब लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सब ने पैसे लिए हैं यूएस इजराइल पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से। देखिए, जिस तरह इजराइल ने पिछले 80 साल में अमेरिका को बहुत बनाया है, उसका बहुत सीधा तरीका ये है। पहला बात, उन्होंने ये बनाया पूरा माहौल कि सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म बुरी चीज है। भाई तुम सेमाइट हो तो पैलेस्टीन भी सेमाइट है, ओरिजिनल सेमाइट तो वो हो गए आपका उनसे पहले, तो वो जो उस इलाके के वो सभी सेमाइट हो गए, तो एंटी सेमिटिज्म तो एंटी पैलेस्टीन भी हो गया वो। तो पहली बात उन्हें बनाया कि एंटी सेमाइट का मतलब होता है कि जो इजराइल का विरोध करे, जूस का नहीं, इजराइल का, लेकिन उसमें जूस भी शामिल है। तो ये एक तो ये बात हो गई। उसके बाद ये है कि उन्होंने सब इलेक्शंस करने के लिए एक तो माहौल बनाया, दूसरा इलेक्शन में पैसे दिए, तीसरा हर जगह ऐसे रूल बनाए कि जो एंटी सेमिटिक है उसके खिलाफ सजा हो जाएगी उसको 5 साल की। कोई बात कही है आपकी नौकरी से निकाल देंगे। ये कंसिस्टेंटली 80 साल से चला है ऐसा। अमेरिका में आप अमेरिकन फ्लैग जला सकते हैं, लेकिन इजरायली फ्लैग नहीं जला सकते। इजराइल के खिलाफ 36 राज्यों में ऐसा नियम है कि अगर किसी कंपनी के किसी भी मालिक ने, किसी ने एक भी शब्द इजराइल के खिलाफ बोला है तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे नहीं सकते। यानी कि इजराइल का जो प्रभुत्व अमेरिका पे है वो कुछ उसी तरह का है कि भगवान और अमेरिका के बीच में एक देश है, इजराइल छोटा सा है, उस तरह बैठता है। तो अमेरिका इजराइल के बिना नहीं चल सकता, उसके बिना। और जब अब चार्ली कर्क की हत्या के बाद कई चीजें बहुत सामने आई हैं, वो ये है कि इजराइल का बहुत बड़ा हाथ था चार्ली कर्क की हत्या में। उसके बाद से तमाम चीजें आई कि कैनेडी की हत्या में उनका हाथ था, 9/11, बहुत ऐसी बातें हैं। अमेरिकन इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, खुलेआम बातचीत होती है कि उन्होंने ऐसा किया, उसका कोई विरोध नहीं करता है। इसको आप लोग कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं मानते हैं, इसको मान लिया गया है कि इजराइल ऐसा करता रहा है। अब करीब 70-1% लोग उसके खिलाफ हो गए। लेकिन ट्रंप की जो रिश्ते हैं, ट्रंप सबसे बड़ा, एक तो पहली बात तो खुद जो बन गया, उसने कन्वर्जन किया अपना रिलीजन का। उसकी बेटी जो है उसने शादी की एक जू से, और वो खुद उसने कन्वर्ट कर लिया, प्राइवेट उसमें किया, प्राइवेट सेरेमनी में किया। तो वो जो है जुड़ा हुआ है रियल एस्टेट का पे। उसका दामाद भी रियल एस्टेट का है, खुद भी रियल एस्टेट का है। इसका इरादा था कि जो 400 स्क्वायर किलोमीटर जो गाजा की जमीन है वो किससे ली जाए। तो पहले उसने कहा कि इन सबको तुम इजिप्ट जाने दो, कहीं कोशिश करो कैसे निकाल दो। सतीश जी ये बताइए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो अगर इतना असर इजराइल का है तो फिर ट्रंप ने अपने आप को क्यों इससे डिसोसिएट किया, इस हमले से? और उन्होंने मैं बता रहा हूँ क्यों किया। प्लीज जी, आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं। उन्होंने ऐसा, देखिए अभी इस वक्त जो है चर्चा हो रही देश भर में कि वो बिक चुके हैं, उनके हाथों में एप्स्टीन फाइल के कॉम्प्रोमाइज है, उनके पास एप्स्टीन फाइल कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं और इजराइल की भी हैं। और जब उनका एक उसूल था कि जो प्रोडक्टिव एरियाज हैं, जहाँ प्रोडक्शन होता है ऑयल गैस का, वहां तो हमला मत करो, टैंकर को भरे मान लो, लेकिन जहाँ प्रोडक्शन होता है वहां मत करो। और ये बात तो साफ है कि पार्स के बारे में बात हो चुकी थी, ऐसा बहुत सूत्रों ने कहा है कि ट्रंप को ब्रीफ किया गया था, लेकिन ट्रंप सुनते भी हमेशा नहीं है। ब्रीफ किया आपने, सुना नहीं।
उनको कई बार सुनने के बाद भी अंदाज होता नहीं इसका मतलब क्या होगा। आपने अगर उनको सुना, उनकी अपनी आवाज में सुनिए, वो कहते हैं कि ईरान ने गलती कर दी कि उसने सब तमाम देशों पे वार करना शुरू कर दिया, ये हमने सोचा भी नहीं था। वो इसने क्यों किया, वो गलती की उसने। अरे भाई, तुम ईरान के ऊपर वार करोगे तो वो करेगा, वो जो कर सकता है। तो वो कहते हैं कि वो गलती ईरान ने क्यों की। तो आप देखें यूनाइटेड नेशन से क्या किया उन्होंने, सैंक्शन अमेरिका को नहीं किया, इजराइल को नहीं किया, उन्होंने किसको सैंक्शन किया, ईरान को सैंक्शन किया। और भारत ने भी सपोर्ट दिया उसका। भारत ने कहा ईरान के खिलाफ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन पास करवाया उसको सपोर्ट किया। उसमें कोई जिक्र भी नहीं है कि एग्रेसर ईरान नहीं है, एग्रेसर अमेरिका और इजराइल है, उस तक का जिक्र नहीं है। तो ऐसे माहौल में जहां न कोई सच है न कोई झूठ है, सारी बात परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए की जाती है। तो जो ट्रम्प कहते हैं उसमें कोई सच नहीं होता और झूठ भी नहीं होता, वो परसेप्शन मैनेजमेंट की बात है। इजराइल जो करता है वो तो साफ साफ वही करता है जिसको जो वो चाहता है, वो कहेगा कि यानी सतीश जी, आप इस बात को मानते हैं कि दरअसल ट्रंप को ब्रीफ किया गया था, ट्रंप की नॉलेज में था, बाद में जब उनको समझाया गया होगा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया में, तब उन्होंने अपना बयान बदला? जी, उन्होंने उसका बयान उसके बाद दिया है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई अटैक करेंगे। वो ये परसेप्शन मैनेजमेंट होता है। उन्होंने ये कहा कि मैं बीच में खड़ा रह सकता हूँ, मैं ईरान को डांट सकता हूँ। उन्होंने 2-3 बार पहले भी ऐसा किया है कि ईरान को जबरदस्ती कहा कि तुम ये करो वो करो, थोड़ा बहुत कर दिया, पब्लिक अपॉलॉजी भी दे दी। तो उनमें ये जो है, ये सारी ये दिखाने के लिए कि मैं नेतन्याहू का गुलाम नहीं हूँ, मैं नेतन्याहू कंट्रोल कर सकता हूँ। ये उनका व्यक्तित्व है ट्रंप का। वो जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सबसे बड़े वही हैं। और मानना पड़ता है नेतन्याहू को, इजराइल को, इसलिए कि उनके फायदे होते हैं, उसको मानने में ज्यादा फायदे हैं। नहीं मानेंगे तो वो नाराज हो गए तो पागल आदमी की तरह कुछ भी कर सकता है। तो उसका फायदा ये है, उसके पागलपन में आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ता है। उसकी स्ट्रेटजी भी वही है, हमेशा कहता है, उसने पहले भी कहा था कि आप लड़ाई कर रहे हो तो डोंट लेट योर एडवर्सरी गेस यू, कीप देम गेसिंग। सो उसकी स्टाइल इस तरह की है, कीप देम गेसिंग। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, उसका इरादा 2015 से जो बराक ओबामा ने जो पैक्ट किया था उसको लेकर के काफी शांति थी। तो ये जो पूरी क्राइसिस है ट्रंप ने खुद इन्वेंट की, क्योंकि इजराइल उसके ऊपर हमला करना चाहता था और इजराइल से ज्यादा बात होती थी उसकी। अब जिससे ज्यादा राजा के साथ क्या होता है, हु इज द लास्ट मैन ही स्पोक टू, वो पॉलिसी बन जाती है। तो उसके साथ ये जो अपने जो इजराइल वाले साहब हैं, इन्होंने जितनी कोशिश की है किस तरह से आगे पीछे, चार्ली कर्क की जो हत्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात उसको देखिएगा। चार्ली कर्क जब कहा कि क्या 7 अक्टूबर 2023 में आपने आदेश दिया था कि स्टैंड डाउन 6 घंटे के लिए, क्योंकि आपका परिंदा नहीं जा सकता, कैसे इतने लोग आके ऐसा करके चले गए। उसका कहना था कि नेतन्याहू ने खुद ही करवाया था सारा काम। तो नेतन्याहू से मिलने के लिए आए हैं हैम्पटन अमेरिका, बहुत अमीर इलाका है न्यूयॉर्क के पास में, वहां मिले। उनको $150 मिलियन देने का वादा किया। ये सारी चीजें रिकॉर्डेड, जो आपसे कह रहा हूँ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये बाकायदा रिकॉर्डेड चीजें हैं। उससे बना कर दिया, उसने कहा और भी शायद मैं दे दूंगा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट यू टेल मी कि क्या आपने कहा था कि आप जो कोई आता है तो विरोध नहीं करो, या ये आपके लोग थे। तो उसके कुछ ही 7-8 दिन के उसकी हत्या हो गई। सब लोग जानते थे कि ऐसा ही होगा। अभी टकर कार्लसन के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर काफी दबाव है। वो लोग लगता है कि शायद उसकी भी हत्या हो जाएगी। और ये बात भी साफ है कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट, जॉन कैनेडी की बात भी हो रही है कि उनकी हत्या में जो वहां के प्रधानमंत्री जो थे वो ह्यूस्टन में या डैलस में आके बैठे हुए थे, ये देखने के लिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और देख के वहां से गए। और चार्ली कर्क वाले में ऐसा हुआ, उनका आदमी बैठा हुआ देख रहा था, उसका प्लेन खड़ा हुआ था, तो वो लेके वहां से निकल गए। तो यानी कि इजराइल जो अपने आप में ज़ायनिस्ट जो प्रोजेक्ट उनका है, उसके तरह जिस तरह काम करते हैं, वो स्ट्रेटेजिकली ये काम कर रहे हैं कि जहां जिसका सबसे ज्यादा प्रभुत्व है उसके ऊपर मेरा प्रभुत्व होना चाहिए, इस तरह काम करते हैं।